आपके तमाम मीडिया हाउसेस का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद उमैर जमील है और मैंने PP 169 और 171 से आज़ाद हैसियत से सूबाई असम्बली का MPA के लिए इलेक्शन लड़ा है। इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के हवाले से बहुत सी आवाज़ें भी उठ रही हैं, ये सारे दोस्तों को पता है। आपको मैं कुछ हक़ाइक़ बताना चाहूँगा। इस सिलसिले में हाज़िर हुआ था कि ये सरासर धांधली पर भरपूर इलेक्शन हुआ है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि अपने बारे में आपको बताता चलूँ कि मेरे 2 हलकों के हवाले से मेरा इलेक्शन सेल, मेरा ऑफिस स्टाफ, मेरी कैंपेन टीम, मेरे जो UC लेवल पे तंजीमी कारकुनान और नुमाइंदगान थे, उन सारों को मिला के कम से कम 1500 लोग तो वो बनते हैं। 1500 लोगों का मतलब ये है कि वो 1500 ख़ानदान हैं। 1500 ख़ानदानों को आप उनके फैमिली मेम्बर से ज़रब दे लें तो ये कम अज़ कम भी 4 से 5 हज़ार तो वोट ये बनता है। उसके अलावा मैं जहाँ रिहाइश पज़ीर हूँ, मेरी पैदाइश भी उसी महल्ले की है, उसी इलाके की है और वहीं से मैंने इलेक्शन लड़ा है। मेरे अपने ख़ानदान का सिर्फ वोट लगाया जाए दोनों हलकों में से तो वो 400 से 500 वोट दोनों हलकों से 200 250 वोट एक एक हलके से बनता है, PP 169 और 171 से। जुल्म की इंतहा आप ये देखें जो मैं लेके हाजिर हुआ और मैंने दोस्तों के साथ शेयर भी किया है ये डेटा, ताकि आप अपने हवाले से उसकी तस्दीक भी कर सकें। मेरे पास सबसे पहले तो अभी तक 169 का कोई रिज़ल्ट मुझे शेयर ही नहीं किया गया। फॉर्म 47 मुझे नहीं दिया गया। मुझे हमारे पोलिंग स्टाफ को आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बैठने नहीं दिया गया। मैं खुद इलेक्शन वाले दिन 5 से 6 जगहों पे पहुंचा, डिफरेंट वक़ात में पहुंचा और आपको पता है कि उस दिन नेटवर्क बंद था, मसाइल का सामना था सबको। तो जहाँ पे हम पहुँचे उसमें से 5 से 6 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे मैंने खुद लड़ के अपने पोलिंग स्टाफ को अंदर दाखिल करवाया और वो ये कह रहे थे कि जी ये पोलिंग स्टाफ को अब इस वक्त अंदर आने की इजाज़त नहीं है, जबकि वो पोलिंग स्टाफ सुबह 6 बजे से दरवाजे के ऊपर खड़ा था और किसी जगह पे मैं 12 बजे पहुँचा, किसी जगह पे मैं 4 बजे पहुँचा। उनका बहाना ये था कि जी अब इनको वहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि पोलिंग स्टाफ गिनती के वक्त भी सिर्फ अंदर जाके बैठ सकता है क्योंकि वो एक नुमाइंदा होता है। ये बाय लॉ बाय रूल है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 का। तो बेज़ादगी वहीं से शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि इतना वोट तो मैं घर से लेके चला था और मेरे पास 169 का रिज़ल्ट नहीं दिया गया। फॉर्म 45 मेरे तकरीबन 25% पोलिंग स्टाफ को हाथ में दिया गया, बाकी किसी को नहीं मिला, कहीं पे पोलिंग स्टाफ अंदर नहीं गया, तो इस वजह से हमारे पास पहुंचा नहीं। 2 दिन हो गए हैं हम वहाँ के RO साहब के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और 2 दिन से उनका स्टाफ और उनका ऑफिस, RO ऑफिस भी और उनका अपना ऑफिशियल जो सरकारी ऑफिस है वो ताले लगे हुए हैं और वो वहाँ पे मिल भी नहीं रहे। ये मैं 169 का बता रहा हूँ। 171 का रिज़ल्ट मेरे हाथ में कल रात को 12 बजे आया है, जबकि हम सुबह 10 बजे से लेके वहाँ पे उनके ऑफिस में RO साहब के ऑफिस में बैठे रहे और कभी वो कहते थे हमारा प्रिंटर ख़राब है, कभी वो कहते थे लड़का आ रहा है, कभी वो कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। जब हम वहाँ पे मुस्तकिल बैठे रहे तो आखिरकार उन्होंने रात 11 साढ़े 11 बजे रिज़ल्ट हमारे हाथ में पकड़ाया, फॉर्म 45 भी और फॉर्म 47 भी। और फॉर्म 45 अभी भी अटेस्टेड नहीं दी, सिर्फ कॉपीज़ दी हैं। मैं इसलिए 171 का कुछ डेटा आपके सामने शेयर जो आपको मैंने दिया है वो किया है क्योंकि 169 का डेटा तो हमारे पास ऑफिशियली अभी तक मौजूद ही नहीं है। तो 171 के हवाले से अगर मैं बात करूं, मैंने वोट पहले आपको बता दिए जो मैं घर से लेके चला था और वहाँ पे मुझे वोट मिल रहे हैं 83 वोट। और इसके साथ मैंने आपको शीट लगा के दी है उस पोलिंग स्टेशन की जहाँ पे जिस गली में मेरी रिहाइश है, जिसका पोलिंग स्टेशन वहाँ पे बना है और मेरे घर के अपने ज़ाती 15 से 20 वोट हैं। उसके अलावा मेरा मोहल्ला है जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, मेरा अजीज़ व अकारिब वहाँ रहते हैं, मेरे दोस्त, मेरा बचपन, लड़कपन, मेरा जवानी सारा वहाँ गुजरा, अभी तक वहीं रह रहे हैं, मेरे बच्चे भी वहाँ पैदा हुए हैं। तो मेरा सारा हल्का अहबाब है इन दोनों हलकों के अंदर। वो वोट भी छोड़ दें तो मेरे घर का वोट नहीं गिना गया और यहाँ पे जनाब ये 17 नंबर के ऊपर आप देखें कि मोहम्मद उमैर जमील का 0 वोट है उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर, यानी कि मैंने खुद भी अपने आप को वोट नहीं डाला। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, कॉपीज आपको दे दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मैंने अपना वोट कास्ट किया है और यहाँ पे 0 वोट नज़र आ रहा है।
और ये ऐसे ही तमाम फॉर्म 45 के ऊपर 0 या 1, 0 या 1, यानी टोटल 171 के 201 पोलिंग स्टेशन थे। और आपसे मैं दूसरी बात ये जो बताना चाह रहा हूँ, ये तो होगी मेरी कहानी। फॉर्म 47 जो अब मुझे रात को दिया गया, अगर आप उसको देखें, अभी मैं सिर्फ आपको एक हल्का बता रहा हूँ, दूसरी की कहानी उसके बाद बताता हूँ। अगर आप उसको देखें तो टोटल 24 उम्मीदवारों ने सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा PP 171 से। उन 24 में से सिर्फ 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका वोट, बल्कि 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका वोट 1000 से ऊपर है। अच्छा, मेरी बात आप छोड़ दें, बाकी 20 उम्मीदवारों में से कोई एक बंदा भी ऐसा काबिल नहीं था कि वो हर पोलिंग स्टेशन से एक वोट ही ले सकता। 201 पोलिंग स्टेशन थे और जिसका भी रिजल्ट देखें जी, 4, 7, 41, 38, 10, 47, 44, 29, ये लाइन चलती ही जा रही है। 169 में भी यही हाल है। जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुपों के ऊपर दोस्तों से कुछ चीज़ें मौसूल हुई, वो उनके मुताबिक मुझे 107 वोट मिला। अब इस तरफ आ जाएं कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि धांधली हुई है। 9 तारीख की सुबह से लेके 8 तक तो नेटवर्क सारे बंद थे। रिजल्ट्स जैसे ही आना शुरू हुए, कुछ टीवी के ऊपर आपके मीडिया के दोस्तों के तवज्जुह से कुछ हमारे रिजल्ट मौसूल होना शुरू हुए, तो सुबह 9 बजे से लेके अभी तक तकरीबन हज़ारों टेलीफोन मुझे और मेरी टीम को आ चुके हैं, उन दोस्तों के जिनके पास हम कैंपेन के लिए गए, जो हमारी टीम का हिस्सा थे, जो हमारे कारकुन थे। उन्होंने हल्फन ये बयान किया कि हमने नहीं, हमने अपने ख़ानदान के और अपने बाकी दोस्त अहबाब के भी वोट आपको डाले थे, टी शर्ट पर निशान लगाया था। हमारे वोट कहाँ गए हैं? ये लोग आपके साथ बैठे हैं, इनमें से कुछ सपोर्टर्स, कुछ मेरी टीम के लोग, ये ख़वातीन हैं, इन्होंने ख़वातीन टीम को बाकायदा लीड किया, एक एक पोलिंग स्टेशन पे जाके इन्होंने चक्कर मारा। इनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि सारे दोस्त, ये कुछ लोग हैं, ये चंद वो लोग हैं जो यहाँ खड़े होके हल्फ उठाने के लिए तैयार है कि किसी ने 15 वोट अपने ख़ानदान का, किसी ने 14 वोट, किसी ने 8 वोट अपने ख़ानदान का डाला है। और इसके अलावा कई दोस्तों को, अपने अजीज़ों को वो खुद घरों से निकाल के मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाते रहे हैं, कैंप्स के ऊपर पहुंचाते रहे हैं हमारे। और वहां जाके उन्होंने, उनके दोस्तों ने बाद में कंफर्म किया कि जी हम टी शर्ट को वोट डाल आए हैं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो अभी तक हमारे पास डेटा आया है, जो हमारा डेटा मौजूद है, जो कॉलें हमें आई हैं, जो कंफर्मेशन हुई है, उसके मुताबिक कम से कम 30,000 वोट हर हल्के से, मैं PP 169 की बात कर रहा हूँ, कम से कम 30,000 वोट वहाँ से, और 171 से भी कम से कम इतना ही वोट, या 25 से 30,000 वोट वहाँ कंफर्म हो चुका है कि हमें वो पड़ा है। और अभी मैं वो काउंट नहीं कर रहा जो वोट हमें अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि उनसे तो रब्ता मुमकिन नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग हमारी टीम के तो दिल बर्दाश्त होकर, शर्मिंदा होकर हमसे रब्ता ही नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे कि जी असी की मुँह तकावांगे साढ़े हल्के जो 0 वोट पे आ जाए। वो ये परेशान है कि हम कैसे इनको मिलें कि जी हमारे हल्के में मेरा अपना घर का 10 वोट था, मैंने इस टीम में काम किया है, वो मैं कारकुन हूँ, और मेरे पोलिंग स्टेशन से 0 वोट कास्ट हुआ है, वो इस वजह से अब हमारे से राब्ते में नहीं आ रहे। ये सरासर धांधली है। ये आपके सामने मैंने गुजारिश करनी थी, मैं आपके तवज्जुह से अवाम के सामने, लोगों के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि इस तरह के इलेक्शन के रिजल्ट को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। मैंने आपको बता दिया कि धांधली किस तरह हुई। ये सेम स्टोरी 169 की है, ये सेम स्टोरी 171 की है। लेकिन मेरा चैलेंज है, आप पूरे पाकिस्तान के ये वाले रिजल्ट्स उठा के देख लें, हल्कों के जो मैंने बताए हैं। पहले 2 या 3 उम्मीदवार के बाद जो वोटों का फ़र्क है वो हज़ारों के अंदर, यानी तीसरे, अक्सर जगहों पे तीसरा उम्मीदवार, और बहुत कम हल्कों में ऐसा होगा कि चौथा उम्मीदवार, वो 100 से भी कम वोट है। जबकि पहले 1 और 2 उम्मीदवार जो फर्स्ट और सेकंड डिक्लेयर किए गए हैं फॉर्म 47 पे, उनके वोट किसी के 40,000, 60,000, 50,000 होंगे, और तीसरा उम्मीदवार का वोट 100 से भी कम होगा। कभी ऐसा रिजल्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में इलेक्शन का नहीं आया। ये मेरा चैलेंज है, आप उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान के हल्कों को उठा के देख लें, 95% हल्के ऐसे ही हैं। सर मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद प्लीज़ मैं अभी आपका सारों के सवाल लूँगा। शुक्रिया आपका।
देखें, आपको ये भी पता है, आप दोस्त मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी नज़र सारे मामलात के ऊपर है। इंटरनेशनल मीडिया, हमारी बैनुल अक़वामी हुकूमतें, कई ममालिक की, और सिविल सोसाइटी, लोकल भी, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, उन सारों ने तनकीद भी शुरू कर दी और सवालात और उंगली उठानी शुरू कर दी है हमारे इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। हमने तकरीबन 14.5 अरब रुपया लगा के ये साढ़े सैंतालीस अरब लगा के ये इलेक्शन करवाया है। ये इलेक्शन हमारे जैसे मुल्क के, जिसके हालात ऐसे हैं कि हम इस वक्त कर्ज़ों के बोझ तले डूब चुके हैं, हमारे ऊपर IMF की तलवार लटक रही है, हमारे गरीब लोगों को रोटी मैसर नहीं है, और हम उनके टैक्स के पैसे को ख़र्च करके हमने 47 अरब रुपया ख़र्च किया है। अगर ऐसा ही इलेक्शन हमने करवाना था तो मेरी गुजारिश ये है कि वो पैसा गरीबों में बांट देते, को रोज़गार का को रोज़गार के लिए उनके ये पैसे खर्च कर देते, कोई उनके घरों में राशन डाल देते, और इलेक्शन करवाने के बजाय अगर ऐसे ही सिलेक्टेड काम करना था तो फिर सिलेक्टेड इलेक्शन करवा लिया जाता। ये कम से कम कौम का पैसा जो बचता। मैं यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे तमाम कारकुनान का, मेरे वोटर का ये हक है ये सवाल पूछना कि जनाब उनका डाला हुआ वोट किधर गया। हमें कम से कम, हम ये बात नहीं कर रहे, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं जीता हूँ या हारा हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया, जिन्होंने मुझे वोट डाला, चाहे वो 2000 था या 30,000 था या 50,000 था, उन लोगों को ये तो बताया जाए कि उनका वोट आखिर गया किधर, किसको डाला गया, किसकी गिनती में शामिल किया गया। मैं आपको अपना ऐनी शाहिद हूँ इस चीज़ का। हर दफ़ा ये होता है, इलेक्शन का एक असूल है एक्ट के तहत कि जब भी बैलेट पेपर खोला जाता है तो जितने पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं उनको पेपर दिखाया जाता है कि ये निशान या ये वोट फलां कैंडिडेट को पड़ा है, और उसके बाद उसकी ढेरी पर रख दिया जाता है। इस दफ़ा मैंने 4 पोलिंग स्टेशन काउंटिंग के वक्त जो है वो जाके विज़िट किए, और उनमें से एक आध पोलिंग स्टेशन पे मेरी बल्कि बहस भी हुई पोलिंग वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, और उन्होंने कहा कि नहीं जी अब तो रिज़ल्ट कंपाइल हो गया, आप जा सकते हैं। उन्होंने बात नहीं मानी। वहाँ पे तरीक़ेकार क्या हो रहा था कि जिस तरह ये टेबल है इसके इर्द गिर्द पोलिंग स्टाफ खड़ा हुआ है, यानी कि आप जैसे 5 से 6 फुट पीछे दूर बैठे हुए हैं, इतनी ही दूर पोलिंग एजेंट को बिठाया गया हुआ था और इसके इर्द गिर्द लोगों को खड़ा किया गया हुआ था। यानी आप बैठे हैं, जो पोलिंग स्टाफ पीछे बैठा हुआ है इलेक्शन एजेंट, और जो पोलिंग स्टाफ सरकारी है वो आगे खड़ा है, पीछे बैठे वाले को नजर नहीं आ रहा कि उसमें क्या खुला है, और वो अपनी मर्जी से वोट खोल खोल के जिस मर्जी ढेरी पे रखते जा रहे थे, और आखिर में सिर्फ उसकी गिनती करके जो 6-7 फुट पीछे पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे उनको जो है वो सिर्फ गिनती बता रहे थे कि जी आपका इतना वोट है, आपका इतना वोट है। ऐसा इलेक्शन कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा। ये वो धांधली का तरीका था जिससे हम जैसे कई उम्मीदवारों के, हम जैसे कई छोटी पार्टी और आज़ाद लोगों के, क्योंकि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है, मैं पहली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा है, तो हम जैसे लोगों के वोट उन्होंने यहाँ से उठा के पता नहीं किसको डाले हैं। ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़र्ज़ है कि वो हमें इस चीज़ का जवाब दें। इलेक्शन कमीशन का आईने पाकिस्तान के हिसाब से वाहिद एक फ़र्ज़ है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ना सिर्फ हम बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आया इस दफ़ा। तो अगर ये काम भी इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सका तो इलेक्शन कमीशन साहब को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। वो जवाब दें इस बात के कि लोगों का डाला हुआ वोट, उनका मैंडेट, उस पर डाका क्यों डाला गया, वो वोट कहाँ हैं, वो किसको दिए गए हैं। क्योंकि इन लिस्टों पे डिस्कार्डेड वोट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो वोट किसी और के खाते में डाले गए हैं। ये हक है उस अवाम का, ये मेरे वोट पे डाका नहीं है, ये लोगों के, अवाम के उस मैंडेट और उस हक पे डाका है। वोट एक अमानत है, उन्होंने अपनी वोट डाल के अमानत पूरी की, उसमें खयानत इलेक्शन कमीशन ने की है। इस खयानत का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा।
मैं आखिर में अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों का भी बहुत बहुत खराज तहसीन उनको पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अमन व अमान से इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करवाया। काबिल तहसीन है उनकी तमाम काविशें कि हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई भी जानी या माली नुकसान होता। तो वो इस बात के लिए खराज तहसीन है उनको। लेकिन इसके साथ साथ मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चूँकि ये मामला सिर्फ एक या दो हल्के का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। तकरीबन 32 हल्कों के ऊपर इस वक्त नताइज को चैलेंज कर दिया गया है, 32 से ज़ायद। और जो खबरें मसूल हो रही हैं, जिस तरह के रिज़ल्ट हैं, हमें खदशा है 30% से ऊपर कौमी और सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं वो चैलेंज कर दिए जाएंगे अगले 1-2 दिन के अंदर। तो जब 30% हल्कों पे सवाल पैदा हो जाए तो मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाए ताकि इस प्रोसेस को साफ और शफाफ हम बना सके। अगर इस तरह से इलेक्शन हुए तो वो ना तो एक्सेप्ट किए जाएंगे और मजबूत पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए एक मजबूत पार्लिमान का होना ज़रूरी है। और मजबूत पार्लिमान लोगों के हक़ राय दही से जो है वो कायम होती है। अगर हम इस तरह का डाका उनके हक़ राय दही पे मारेंगे, उनके हक़ के ऊपर मारेंगे, उनके वोटों के ऊपर मारेंगे, तो ऐसे नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। और जिसका मतलब ये कि पार्लिमान कभी मजबूत नहीं बन पाएगी और हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अदील साहब कुछ आपको मज़ीद हक़ाइक़ बताना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एडवोकेट अदील हैदर है और मैं उमैर साहब को तकरीबन अरसा कोई 24-25 साल से हमारी एक दोस्ती है और बड़ा एक घरेलू हमारा रिलेशन है। मैं थोड़ा सा ये इनका बताना चाहता हूँ कि ये बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। 2018 में ये बंदा अपनी लाखों डॉलर सालाना की तनख्वाह लेकर बड़े अच्छे ओहदे पे, एक बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे बैठा हुआ था, बड़े अच्छे ओहदे पे बैठा हुआ था। लाखों डॉलर की तनख्वाह छोड़ के ये बंदा 2018 में पाकिस्तान आया और ये टोटली फिलैंथ्रोपिस्ट आदमी है। कोविड हो गया, सैलाब हो गया और इस तरह के दूसरे फलाई काम, किसी की इवन के लाइट लगनी है, कोई पार्क ठीक होना है, कोई गली में अगर सीवरेज किसी का छोटे पैमाने पे ख़राब है वो ठीक करवाना। और एक और बात शायद मुझे नहीं पता कि शायद ये मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, शायद ये इनके हमसाये को भी नहीं पता होगा। मैं आज वो रिवील करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है इनके साथ, मैं इनकी जानता हूँ वो चीज़ें। इस बंदे ने तकरीबन 125 से 150 इंजीनियर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनका, वहाँ पे उनको स्पॉन्सर किया फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर। और इस तरह हम लोग बड़े बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं कि जी जागीरदारों ने, वडेरों ने, फलां ने असम्बलियों पे कब्जा किया हुआ। और अगर आपका कोई बंदा अगर इस तरह का बंदा मिडिल क्लास फैमिली से या जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट किस्म का बंदा है या जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, अगर वो बंदा आना चाहता है, सिस्टम में आना चाहता है, तो आप उस बंदे के सिस्टम का, उस बंदे के लिए आने का, इस सिस्टम में आने का रास्ता इस तरह रोकते हैं कि उसकी 7 नस्लें भी जो तौबा कर जाएं कि आपको तो 107 वोट मिले हैं जी टोटल, आपको तो 83 वोट मिले हैं, उसकी तो 7 नस्लें, 7 पुश्ते तक उसकी तौबा कर जाएंगी कि जनाब इलेक्शन नहीं लड़ना। और क्या आप जो वोटर बैठे हैं, चले हम ये कहते ही नहीं है कि हम जीते हैं या हारे हैं, हमारा ये मुतालबा ही नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि हमें जो जितने वोट पड़े, इन एक्चुअल जितने वोट पड़े, कम से कम हमें वो बता दिए जाएं कि जनाब आपको इतने वोट पड़े थे और वो किधर गए। और ये तो कोई चीज़ नहीं है। इस बंदे का इतनी देर बाहर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके ड्यूरिंग जॉब, मैं गवाह हूँ क्योंकि मैं वकील भी हूँ इनका, ड्यूरिंग जॉब भी इनका कोई अकाउंट नहीं था बाहर, ना आज है, ना कोई प्रॉपर्टी बाहर है, ना आज भी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, कल भी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं थी। और ये लाखों डॉलर की ये बंदा फॉरेन रेमिटेंस इस मुल्क में लेके आया, इस मुल्क की इकॉनमी में हिस्सा डाला है। और टैक्सेस देते हैं पाकिस्तान में, जब वहाँ पे थे तब भी टैक्स देता था, यहाँ पे था, यहाँ पे है तब भी टैक्स देता है। तो इस तरह तो ये सिस्टम जो है ना वो
काम नहीं करेगा। ये ऑयल एंड गैस में एक हाईली क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का, और आप उस बंदे को इस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं कि आपके जनाब, और एक बंदा जिस हलके में पैदा हुआ है, जिस बंदे का एक सोशल हलका है बाब है, एक आम बंदा भी खड़ा हो जाए ना तो लोग आके वोट पे उसके निशान पे मोहर लगा देते हैं। उसको कम से कम उतने वोट तो मिल जाते हैं जितने उसके पोलिंग स्टेशन है, और जिसका थोड़ा सा हल्का बाब है वो जारी बात है अपनी मेहनत है उस बंदे की, और मेहनत इन्होंने की है, हमारे सामने मेहनत की है। और हमारा तो सिर्फ एक ही इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो साहबान इक़्तिदार हैं, जिनके पास ताकत है, जनाब चीफ जस्टिस साहब और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वाकई ये इनकी बात ठीक है कि पुरअमन माहौल में इलेक्शन हुआ है, जिसके लिए हम जितनी उनको खराज तहसीन करें वो कम है, मगर ये इस पे एक काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पूरे प्रोसेस पे, ये जितना इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर एक जुडिशल काउंसिल बनाएं, ताकि ये पता चले कि इसके अंदर क्या क्या जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और ये इलेक्शन किस तरह कंडक्ट कराया गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ मैं एंड पे, उसके बाद सवालात ले लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो मैं दोबारा याद दहानी भी कराना चाह रहा हूँ और एक पॉइंट मैं मज़ीद कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि जिस तरह दिल साहब ने कहा कि हम यहाँ पे टीवी पे बैठ के अपने हलकों में हमेशा ये बात करते हैं और तकरीरें भी करते हैं और हम तबसरे भी करते हैं कि हमारे मुल्क का सिस्टम ठीक तब होगा जब कोई मिडिल क्लास से लोग, जब कोई पढ़े लिखे लोग, जब कोई शरीफुन नफ्स किस्म के लोग वो इस सिस्टम में आएंगे और उसको ठीक करेंगे, हमारे यहाँ जागीरदारा निज़ाम टूटेगा। तो जिस तरह इन्होंने कहा, ये मुझे सिर्फ देखें रिज़ल्ट 1000-2000 वोट पड़ जाना या 5000 वोट पड़ जाना ये अफसोस की बात नहीं थी, ठीक है। जब रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो किया गया है तो बेसिकली ये मेरे साथ साजिश की गई है। जैसे उन्होंने बताया, ये साजिश ये की गई है कि इस जैसा बंदा और मैं आइंदा कभी हिम्मत भी ना करें कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बनने का भी सोच सकें। लेकिन मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम टूटने वाले नहीं हैं, हम डट के खड़े होंगे। हमारा कानूनी चाराजोई करने का भी पूरा हक है और एहतजाज करने का भी पूरा हक है। पुरअमन एहतजाज अगर हमें करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे, हम अपने वोटर सपोर्टर को भी घर से निकालेंगे। तो इसलिए गुजारिश ये कर रहे हैं कि कम से कम हमें अपने दिए गए वोट की असल काउंट तो बता दिया जाए, ताकि जिस वोटर ने वोट डाला है वो तो कम से कम डिसार्ट ना हो। क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ साजिश नहीं है, ये उन लोगों को भी पैगाम पहुंचाया गया है जिन्होंने मेरे जैसे बंदे को वोट दिया है। उनको ये पैगाम पहुंचाया कि आपने भी खबरदार आइंदा किसी ऐसे बंदे को वोट नहीं देना जो पहली दफ़ा आके निज़ाम को सही करने की बात कर रहा हो। यानी कि आप वोट डालने वाले को भी डिस्करेज कर रहे हैं और ऐसे किसी उम्मीदवार, किसी भी कैंडिडेट को भी डिस्करेज कर रहे हैं जो इस नीयत से आ रहा है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बन के इस सिस्टम के अंदर रहते हुए उसमें जो थोड़ी बहुत खराबियां हैं उसको ठीक करके पाकिस्तान को इस्तेकाम की तरफ लेके जाएं। तो अगर हम ये प्रोसेस पूरा नहीं करना चाहते, इस तरह नहीं करना चाहते, तो फिर हमें साफ ही बता दिया जाए कि कोई भी बंदा इस तरह का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात कोई हैं तो मैं हाजिर हूँ। क्या उन्होंने फॉर्म 45 हासिल करने के दिया गया उन्हें या नहीं दिया गया? अगर नहीं दिया गया था तो आपने इलेक्शन पोलिंग का प्रोसेस क्यों शुरू होने दिया? दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि 100 के करीब जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि आपके साथ आंधी हुई है या किसी आप ये देखें कि 100 के करीब जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने जो है कामयाबी हासिल की है, उसके बाद आपको क्या जरूरत पेश आई कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? आपने अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? देखें, आपका पहला सवाल ये है कि फॉर्म 45, वो तो मैंने पहले ही आपके सामने गुजारिश रख दी है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को 4-4, 5-5 बजे तक अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। कई जगहों पे हमने जाके उनको अंदर घुसाया। हमारे पास जो फॉर्म 45 आए उसमें अगर 200 पोलिंग स्टेशन थे एक हलके में, तो उसमें से मुश्किल से 50 या 60 हमारे पास आ सके। हमने एप्लीकेशन फॉर्म 45, 47 के लिए, 169 के लिए हम एप्लीकेशन लेके फिर रहे हैं, अभी भी हमारी जेब में है। और आरओ और उनका पूरा अमला दफ्तर को ताले लगा के परसों से गायब है।
वो कहीं मिल नहीं रहे, ना वो फ़ोन उठा रहे हैं। 171 पीपी के जो हैं वो भी हमें रात को 11 बजे दिए गए हैं, वो भी अटेस्टेड नहीं है। इन सारों के लिए हमें, देखिए अदालत का आपने बात की, ये सारों के लिए हमें अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए। हमने एप्लीकेशन दी हुई है, वो हमें देंगे तो हम अदालत के पास जाएंगे ना। यही हमने अपना आईनी हक़ है जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं।